तो भाइयों, मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको परसेंटेज में देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे सीपी हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो भाइयों, आज हम जानेंगे इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए और सिंपल तरीके से। और उसके बाद जिन क्वेश्चनों को देख के आपको डर लगता था या काफी टाइम आपका वेस्ट करते थे, अब क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो आपको कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, सेकंडों में आप देखते ही आंसर लगाएंगे। और बार बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होते। इस वजह से क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम उनका लगता है और कई बार उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। और आज इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जिन क्वेश्चनों को आप कर नहीं पाते थे या काफ़ी टाइम आपका लगता था, आप सेकंडों में ही उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेंसुरेशन में हमारी कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सी 1D आकृति है, कौन सी 2D आकृति है, कौन सी 3D आकृति है। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी 1D आकृति होती है हमारी। तो कोई भी सिंगल लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, कोई भी डायगोनल हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, कोई भी पेरीमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, तो कोई भी लाइन, कोई भी सिंगल साइड आपकी 1D आकृति होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी 1D आकृति है, सिर्फ एक डायमेंशन होती है उसकी। तो 1D आकृति में हमारी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, पेरीमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, रेडियस हो गया, साइड हो गई, कोई भी लाइन हो गई, उसका मीडियन हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। एल्टीट्यूड क्या है, ये भी एक हाइट की तरह ही काम करता है, ये भी एक सिंगल लाइन होती है। ये हमारा डायगोनल हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन है। ओ से बी तक हमारा एक रेडियस हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन है। या ए भी एक पूरी लाइन होगी, ये हमारा डायमीटर हो गया है सर्कल का, ये भी एक सिंगल लाइन है। तो कोई भी सिंगल लाइन आपकी 1D आकृति में आएगी। ये आप याद रखेंगे, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, ये भी आपके सिंगल में आएंगे। डायगोनल ये भी सिंगल में आएगा, एल्टीट्यूड, मीडियन भी सिंगल में आएगा। और सिंगल को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में। आप कभी भी तार लेने गए तो तार को वो कहेगा कितने मीटर में दे दूं, कितने सेंटीमीटर में दे दूं। कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नहीं बोलेगा। कभी भी आप कपड़ा लेने जाएंगे तो आपसे बोलेंगे कितने मीटर कपड़ा आपको दे दूं। तो इनकी लेंथ होती है, ये सिर्फ 1 डायमेंशन की होती है। अब जानते हैं जिनकी 2 डायमेंशन होती है, जिसको हम एरिया में डिनोट करते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जैसे आप फर्श की टाइल लेने जाओगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितने स्क्वायर फीट एरिया है। तो जहां पे भी आपकी 2 डायमेंशन हो, वहां पे आपका एरिया निकलेगा। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो भी इसी में ही आता है। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 साइड होनी चाहिए, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो कोई भी सिंगल लाइन, कोई भी एल्टीट्यूड, कोई भी डायगोनल, कोई भी रेडियस, कोई भी डायमीटर, ये आपकी 1D आकृति है। और जहां पे आपके पास 2 साइड हो, वहां पे आपका एरिया निकलेगा और वो आपकी 2D आकृति हो जाएगी। अब जानते हैं 3D आकृति, जिस भी चीज को भरा जा सके। जैसे कि कोई बोतल हो गई, उसमें पानी भर दिया आपने, तो उसमें पता लग सकता है कि कितनी चीज इसमें भरी हुई है। आप किसी भी कमरे में खड़े हैं, उसमें कितनी हवा भरी हुई है, ये आप पता कर सकते हैं। तो जिस भी चीज को आप भर सकें वो हमारी 3D आकृति होगी। तो जो भी हमारे क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, वो हमारी 3D आकृति होते हैं। तो हमारा ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये हमारी 2D आकृति होगी। लाइन हमारी 1D आकृति होगी। तो पहले तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था। अब जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है कि किसी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है या किसी रेक्टेंगल की साइड 10 सेंटीमीटर है। अगर वो साइड दुगनी कर दी जाए या 3 गुनी कर दी जाए तो उनका पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा। या फिर पूछ सकते हैं कि एरिया कितना बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का नहीं पूछते, लेकिन वो भी हम जान लेंगे। स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितनी मेहनत वहां पे कर लो, आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाले। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। तो हमेशा 2D आकृति का हम एरिया निकालते हैं और 3D आईडी का वॉल्यूम निकालते हैं। और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके सामने कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों एक ही चीज होती हैं। किसी भी 2D आकृति का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं कि उसकी सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। तो कहने का मतलब उसकी बाहर की आकृति को हमने जोड़ लिया, उसका पेरीमीटर निकल गया, परिमाप निकल गया। तो पेरीमीटर का ये कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल पे भी, स्क्वायर पे भी, रेक्टेंगल पे भी, कोई भी 2 आकृति है, सब पे यही काम करेगा। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझना था वो ये था कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस सेम ही चीज है, बस इस गोलाई की वजह से इस पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोल दिया, बस इतना फर्क है। तो जैसे हम किसी भी 2D आकृति का बाहर बाहर का जोड़ करके पेरीमीटर निकालते हैं, ऐसे ही सर्कल की बाहर की आकृति का हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो भाइयों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1D आकृति से ही 1D आकृति में ही कोई चीज पूछी जा रही है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे आपसे बोल दिया किसी स्क्वायर की भुजा 10% बढ़ गई, और 1D में से ही हमसे कुछ पूछ लिया, उसका डायगोनल पूछ लिया, एल्टीट्यूड पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया जो 1D वाला हो, तो वो भी 10% ही बढ़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी 1D आकृति दे रखी है और उसमें से 2D पूछी जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली का स्क्वायर आप कर देंगे। किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर कर देना है। तो 1D आकृति से 2D आकृति में आने के लिए आपको स्क्वायर करना है उस नंबर का। अगर 1D से 3D की तरफ पूछा जाए तो उस नंबर का आप क्यूब कर देंगे।
तो 1D से 2D में आने पर आपको नंबर का स्क्वायर करना है, 1D से 3D में आने के लिए नंबर का क्यूब करना है। 3D से 1D में अगर जाना हो तो क्यूब रूट कर देंगे, और 2D से 1D की तरफ अगर आपको जाना है तो रूट कर देंगे। तो भाइयों देखते हैं कॉन्सेप्ट को जो हमने अभी तक जाने किस तरह से वो रियल में काम करते हैं। तो मान के चलो किसी स्क्वायर की 10% साइड हमने बढ़ा दी, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 पे 1 बढ़ा दी, तो पहले मान के चलो 10 सेंटीमीटर थी, अब वो 10 से 1 बढ़ के 11 सेंटीमीटर हो गई। तो साइड पहले 10 थी, अब 11 हो गई। तो 10 से 11 हो गई, कितनी बड़ी? 1 बड़ी। किस पे बड़ी? 10 पे बड़ी। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका पेरीमीटर देखते हैं, फिर इसका पेरीमीटर देखते हैं, और जो पेरीमीटर में डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। तो a हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया। यहाँ पे हमारा a 11 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब देखते हैं डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं? √2a। तो a हमारा 10 है, √2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी साइड 11 है, 11 √2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा a 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी साइड 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो हमने 10% साइड बढ़ाई थी एक स्क्वायर की, तो दूसरे स्क्वायर में कितना हमारा पेरीमीटर बढ़ा, कितना डायगोनल बढ़ा, कितना एरिया बढ़ा, वो अब हम जानेंगे। तो 40 से 44 हो गया, 4 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया? 40 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो 10% आ गया। तो 10% हमने बढ़ाई थी, तो पेरीमीटर भी हमारा 10% ही बढ़ा। तो पेरीमीटर हमारी 1D आकृति होती है, और साइड भी हमारी 1D आकृति होती है। तो 1D से ही 1D में कोई चीज बढ़ी तो उतने ही परसेंट बढ़ेगी। तो 10% हमने साइड बढ़ाई थी, तो हमारा पेरीमीटर भी 10% ही बढ़ा। अब डायगोनल को देखते हैं, ये भी हमारी 1D आकृति होती है। तो यहाँ पे डायगोनल हमारा 10√2 है, यहाँ पे 11√2 है। कितना ज्यादा है? 1√2। तो √2 आ जाएगा बटे में। किस पे बढ़ा है? 10√2 पे बढ़ा है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, √2 से √2 कट जाएगा, 10 से 100 10% पे कट जाएगा। तो आपने देखा कि साइड अगर 10% बढ़ी है तो डायगोनल भी 10% ही बढ़ा है। अब देखते हैं एरिया। एरिया यहाँ 100 है, यहाँ पे 21 है, तो कितना ज्यादा हो गया? 21 ज्यादा हो गया। किस पे? 100 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 21% आ जाएगा। तो आपने देखा ये हमारी 1D आकृति थी, साइड जो थी, और एरिया हमारा 2D आकृति है। तो 1D से अगर 2D में आया तो पहले 10 थी, अब 21 हो गई। कहने का मतलब कहीं ना कहीं डबल हो गई, लेकिन एग्जैक्ट डबल नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना था कि 1D आकृति से अगर 2D आकृति की तरफ आते हैं तो उसका डबल हो जाता है। जो भुजा हमको दे रखी होती है, जो साइड हमको दे रखी है, तो उसकी दोनी हो जाती है। 1D से ही 1D में कोई भी आकृति कोई चेंज नहीं आएगा। जो 10% यहाँ बढ़ा है वो यहाँ बढ़ेगा, डायगोनल भी 1D है, यहाँ भी 10 बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही एरिया आया 10 की जगह 20 हो गया। लेकिन जो 21 हुआ है ये हुआ है सक्सेसिव की वजह से। तो जब भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ आएगा तो वहां पे हमारा सक्सेसिव लगेगा, और 10% के अगर दो नंबर आपके पास हैं उनका सक्सेसिव 21 ही आएगा। ये जो एक एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे दोने की जगह, वो सक्सेसिव की वजह से आया है। तो इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर हमारी 1D आकृति से 2D आकृति में दो आंसर दे दिए 10% के, एक 20 दे दिया और 21 दे दिया, तो उसका एग्जैक्ट आंसर 21 होगा, और 21 अगर नहीं दे रखा होगा तो 20 होगा। तो कहने को तो 1D का डबल ही कहते हैं हम 2D को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो आती है 21 आती है, 20 नहीं आएगी। और एग्जाम में आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, आपको दुगना करके ही दिया जाता है। कॉन्सेप्ट दुगने के तौर पे ही पूछा जाता है। अब इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो भाइयों देखते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन कहा क्या हमसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाइयों हमने देखा था कि 1D से ही 1D में आपको कोई भी परसेंट दे रखा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1D में हमारे होते क्या है, कोई भी लेंथ हो गई, कोई भी ब्रेथ हो गई, कोई भी हाइट हो गई, कोई भी एल्टीट्यूड हो गया, पेरीमीटर भी हमारा 1D में ही आता है, सर्कमफेरेंस भी हमारा 1D में आता है, डायगोनल भी 1D में आता है, रेडियस और डायमीटर भी 1D में आते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है और परिधि में वृद्धि हमसे पूछी है, तो दोनों हमारी 1D आकृति हो गई। तो कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, 10% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 200% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो हमने जाना था कोई भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो भुजा हमारी 1D आकृति होगी, क्षेत्रफल हमारा 2D आकृति हो गया। लेकिन हमने एक बात और जानी थी, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम सक्सेसिव से निकालते हैं।
तो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा दे रखी है 200%, तो ए हमारा 200 हो गया प्लस बी 200 हो गया प्लस ए 200 गुना बी 200 बटे में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 200 200 जोड़ेंगे 400 हो गया प्लस 2 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 800 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 1D से 2D में अगर आपको जाना है तो उस नंबर का आप सक्सेसिव निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर आपको सक्सेसिव का आंसर नहीं देगा, अगर दुगने में आंसर दे रखा होगा तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको दोनों आंसर एक साथ दे रखे हैं तो आप सक्सेसिव वाले आंसर पे जाएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या जाना था, 1D से 1D में कोई भी चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे भुजा जो हमारी है वो भी 1D हो गई और जो हमारा विकर्ण है डायगोनल है वो भी हमारा 1D हो गया। तो साइड में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो विकर्ण में 20% की वृद्धि होगी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन फिलहाल सीटेट में आया हुआ है, लेकिन कोई भी टीचिंग एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो अभी तक हमको परसेंट दे रखा था, उसकी वृद्धि पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमको भुजा दी है और फिर उसको 2 गुना बढ़ा भी दिया गया है, तो कितने गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा ये हमसे पूछा है। तो ये हमारी 1D आकृति हो गई, ये हमारी 2D आकृति हो गई। अगर यहाँ पे हमको भुजा की जगह परसेंट दे रखी होती तो हम उसका सक्सेसिव निकालते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन भुजा के केस में हमने क्या जाना था, जो भी हमारी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर हम कर देंगे। अगर यहीं पे वॉल्यूम या आयतन पूछा जा रहा था तो उसका हम क्यूब कर देते। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। साइड हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका एरिया हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहा है कि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दें, तो 5 से 10 कर दें उसे, तो उसका एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ आप देखेंगे तो साइड अगर हमारी दुगनी हुई है तो एरिया हमारा 4 गुना हो गया। तो साइड अगर हमारी दुगनी है तो एरिया हमारा 4 गुना हो गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में इस टाइप से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ हम जाएंगे तो जो गुना हमें दे रखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे परसेंट में दे रखी थी, वहाँ पे जो वृद्धि हो रही थी परसेंट में हो रही थी। यहाँ पे जो भुजा है वो दुगनी हो रही है, दुगने के केस में स्क्वायर लगेगा। और अगर हमसे 1D से 2D में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो गुनी के केस में क्या है, जो भी हमारे पास नंबर है उसका स्क्वायर हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम 3D में अगर पूछा जा रहा होता तो 1D का हम क्यूब कर देते, फिर 2 का क्यूब करते हम 8 हमारा आंसर होता। बस ये छोटा सा डिफरेंस था। क्वेश्चन आप देखते ही आंसर लगाएंगे। अगर भुजा में परसेंटेज की वृद्धि हुई है तो आप सक्सेसिव यूज करेंगे। अगर भुजा में कुछ सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए और उसमें कुछ गुना वृद्धि हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो जितने भी गुना है उसका स्क्वायर करके आप क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्यूब करके आप आयतन निकाल सकते हैं। और अगर आपको आयतन या क्षेत्रफल दे रखा हो और 1D आपसे पूछ ले जाए तो नंबर का क्यूब रूट करके आप वॉल्यूम से 1D निकाल सकते हैं और नंबर का रूट करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, भुजा हमारी 5 से 10 कर दी है बस, और क्षेत्रफल की जगह हमसे परिमाप पूछा है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये भुजा हमारी 1D आकृति होती है और परिमाप भी हमारी 1D आकृति होती है, तो उसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं आता। तो जितने गुना पूछा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो 1D से ही 1D में अगर कोई भी चेंज पूछा जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, उतने ही गुना होता है। 1D से अगर 2D में होता है तो हम क्या करते हैं, जितना गुना है उसका स्क्वायर कर देते हैं। और 1D से अगर 3D में कोई चेंज पूछा जाता है तो जितने गुना है उसका क्यूब कर दिया जाएगा। और 3D से अगर 1D की तरफ आना होता है तो जो भी हमारा गुना दे रखा है उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। और 2D से 1D की तरफ आना है तो जितने गुना दे रखा है उसका रूट निकाल देंगे। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जो भुजा है उसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे, जितने गुना है उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, उसका क्यूब रूट निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1D से 2D में पूछा जा रहा है, 1D से 1D में पूछा जा रहा है, 1D से 3D में पूछा जा रहा है। 1D से 1D में कोई चेंज नहीं। अगर 1D से 2D की तरफ जा रहे हैं तो जितने गुना दे रखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर 1D से 3D की तरफ जा रहे हैं तो जितना गुना दे रखा है उसका क्यूब कर देंगे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या है, एक गोलार्ध की त्रिज्या 21% बढ़ जाती है, यह पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या हमारी होती है 1D, और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या पार्श्व सतह क्षेत्र होता है वो होता है हमारा 2D।
तो 1D से अगर 2D में हम जाते हैं और हमको परसेंटेज में चेंज दे रखा है तो हम सक्सेसिव यूज करते हैं। अगर ये परसेंटेज जगह सेंटीमीटर में दे रखी होती है और कितने गुना बढ़ रही होती है या घट रही होती है वो अगर हमको दे दिया जाता तो उस गुने का हम स्क्वायर करते और हमारा आंसर आ जाता। तो ए और बी हमारा 21% हो गया, 21 प्लस 21 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे में 100 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 42 प्लस 100 से इसे भाग देंगे तो 4.41 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 46.41%। प्लस का साइन है तो इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। माइनस का साइन होता तो डिक्रीज का आंसर आता। तो आप ये छोटा सा डिफरेंस याद रखेंगे, किसी भी साइड में परसेंट में कोई भी वृद्धि हो रही तो वहाँ आप सक्सेसिव यूज करेंगे। अगर नंबर और गुने में अगर वृद्धि हो रही तो उसका आप स्क्वायर या क्यूब करेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो एरिया जो हमारा होता है वो 2D होता है और विकर्ण हमारा 1D होता है। तो 2D से अगर 1D की तरफ आते हैं तो नंबर का रूट हम कर देते हैं। तो 19% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 19/100। तो पहले अगर 100 थी तो 19 की कमी हो गई तो अब हो गई 81। तो ये एरिया आ गया, हमको चाहिए साइड। तो हमने क्या सीखा था कि 2D से अगर 1D की तरफ आते हैं तो नंबर का रूट हम कर देंगे, इधर भी रूट कर देंगे। तो 100 का रूट हो गया 10 रेशियो 81 का रूट हो गया 9। तो पहले साइड 10 थी अब 9 हो गई, कितने की कमी आई, 1 की। कितने पे, 10 पे। तो 1/10 की परसेंटेज होती है 10%। या फिर इसको मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी 2D आकृति से 1D आकृति की तरफ आते हैं तो उस नंबर का हम रूट कर देते हैं। तो 100 का रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 81 का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहले 10 था अब 9 हो गया, 1 की कमी होगी किस पे, 10 पे, तो बटे में 10 आ जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या कितने % बढ़ाई जाएगी हमसे पूछा है। तो एरिया में 44% की वृद्धि हुई तो 100 पे 44 की वृद्धि हुई तो 144 हो गई। तो ये हमारी 2D आकृति हो गई और हमें साइड की तरफ जाना है। त्रिज्या हमसे पूछा, रेडियस पूछा हमसे। तो 2D से अगर 1D की तरफ हम जाते हैं तो नंबर का हम रूट कर देते हैं। इसका रूट हो गया 10, 144 रूट से बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा। तो पहले साइड 10 थी अब 12 हो गई, कितना का डिफरेंस आया, 2 का। किस पे आया, 10 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कट के 20% आ गया। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 2D से अगर 1D की तरफ आएंगे तो नंबर का रूट कर देंगे। अगर यहीं पर वॉल्यूम दिया होता और 1D हमसे पूछा जाता तो उसका क्यूब रूट करते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हाइट में 35% की वृद्धि हुई है, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20 और रेडियस में 10% की 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो दोनों में वृद्धि हुई है तो 20 से 27 हो गई, 10 से 1 बढ़ गई तो 20 से तो 27 हो गई और ये 10 से 11 हो गई। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा रेशियो। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस नंबर को ऐसे लिख देते हैं और जोड़ के फिर बीच में लिख देते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई, 97 की। कितने पे, 200 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट लेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 46.5 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 200 पे कितना हुआ, 97 का। हमें निकालना 100 का तो इसका आधा हो जाएगा 46.5। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ जाता है, ऊंचाई 33 से 1/3% कम हो जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ वो हमसे पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है दो ट्राइंगल का कि पहले वाले से दूसरे वाले में 16 से 2/3% के आधार बढ़ रहा है और ऊंचाई में कमी हो रही है 33 से 1/3% की। तो ये हमारा ओल्ड वाला हो गया, ये हमारा न्यू वाला हो गया। इसका एरिया भी सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कट जाती है। तो हाफ इधर भी है इधर भी है, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बेस और हाइट ही ऐसा है दोनों तरफ कि वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सेम है उसे हम पहले ही काट देंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है 16 से ही 2/3% और हाइट दे रखी है 33 से ही 1/3%।
तो हमने अभी तक क्या सीखा था, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज मिले तो उसको हम रेशो मेथड से करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/6, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/3। 6 से 1 की वृद्धि हुई तो पहले 6 थी, दूसरे में 7 हो जाएगी। ऊंचाई में कमी, तो 3 से 1 की कमी, 3 से 2 हो गया। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर से इधर काट लेते हैं, ये 3 बार कट जाएगा। 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा रेशो, इधर हमारा 7 रह जाएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया ही आता है। तो 9 से 7 हो गया, कितने की कमी आई, 2 की। किस पे कमी आई, 9 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/9 होता है 11 से 1/9%, और ये 2/9 है तो उसका दोगुना हो जाएगा 22 से 2/9%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी दो आकृतियों के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़े तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप पहले से हटा देंगे, फिर उसके आप कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, आयत की लंबाई 33 से 1/3% कम हो जाती है, चौड़ाई 16 से 2/3% ज़्यादा हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, ये हमसे पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दूसरे वाले का भी ऐसे निकलेगा L इंटू बी। ये ओल्ड वाला हो गया, ये न्यू वाला हो गया। ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम आप डायरेक्ट करेंगे। परसेंटेज हमारे पास है 33 से 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, और दूसरी 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अगर ये आपको निकालने नहीं आते तो आप पहली वीडियो जरूर देखें, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेंथ हो गई हमारी, पहले 3 थी, अब 1 की कमी होगी 3 पे तो 2 रह गई। ये हमारी ब्रेथ हो गई ज़्यादा, तो पहले 6 थी, 1 बढ़ गई 7 हो गई, 6 से 7 हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, इससे काट लेंगे 3 बार। तो एरिया हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 रेशो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो आप देखेंगे पहले वैल्यू 9 थी, अब 7 हो गई। तो एरिया हमारा घटा है, -2 हुआ है। तो वैल्यू किस पे घटी है, 9 पे घटी है। तो -2/9 की वैल्यू होती है 22 सही 2/9%। माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर वैल्यू प्लस के होते तो हमारा इंक्रीज होता। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है और ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का कंपेरिजन यहाँ पे हमसे पूछा है। ओल्ड ले लेते हैं, न्यू ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ऐसे इधर निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखी है 10%, 20% और 20%। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन भी 1/5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो 10 में 1 की वृद्धि, पहले 10 थी अब 11 हो गई। चौड़ाई पहले 5 थी, 1 की वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो गई। और ऊंचाई में कमी हुई है तो 5 से 1 की कमी, 5 से 4 हो गया। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। और वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम में इनकी तीनों की मल्टीप्लाई इधर वालों की कर देंगे, इधर वालों की कर देंगे। तो 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो 5 का क्यूब हो गया 125 रेशो। 4 की 12 हो गई, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो आयतन पहले 125 था, अब 132 हो गया। कितना बढ़ गया, 7। किस पे बढ़ा है, 125 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 से 5 बार कट जाएगा, तो 28/5 आ गया। तो 25 3/5%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर उसके पुराने एरिया नए एरिया का कंपैरिजन करा जाए तो हाफ हमारा दोनों तरफ वो कट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो 40% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। तो ये हमारा बेस है। बेस पहले 5 था, 2 बढ़ गया 7 हो गया, तो 5 से 7 हो गया। हमें हाइट चाहिए, यहाँ पे हाइट ये पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट बढ़ाएं। हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है कि 60% की वृद्धि, तो यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5।
5 में 3 की वृद्धि हमसे बोली है, तो 5 से 8 हो जाए। एरिया में इतनी वृद्धि के लिए हम हाइट में कितनी वृद्धि करना है ये हमसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है सेम ऐसे कैसे ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जो इधर वाला नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो इधर वाला नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 सत्ते 35 हो गया, रेशो 8 पंजे 40 हो गया। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, तो 7:8 आ गया। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 7 पे। तो 1/7 होता है 14 से 2/7%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन में हमको यहाँ पे हाइट दे रखी थी, एरिया पूछा जाता था, लेकिन आगे क्वेश्चन में आपको एरिया दे देंगे, हाइट या बेस आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे, उसको रेशो के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे है वो बिल्कुल सेम ऊपर लिख देंगे, इधर का नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर का नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक बेलन की त्रिज्या में 16% की कमी की गई, इसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत बढ़ाएं कि बेलन का आयतन समान रहे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर भी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी। तो आर स्क्वायर और एच की वैल्यू हमें दोनों तरफ चाहिए। तो रेडियस हमें दे रखी है 16% की कमी की गई, तो 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। तो 25 पे 4 की कमी की गई है, तो पहले 25 थी, 4 की कमी हो गई तो 21 हो जाएगी। और आर स्क्वायर, आर 2 बार चाहिए, तो 25 से 21 हो जाएगा 2 बार, ये हमारा आर हो गया। एच हमें चाहिए, वॉल्यूम हमें दे रखा है इक्वल रहे। इक्वल के केस में हम दोनों तरफ एक मान लेते हैं कि कोई चेंज नहीं आया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर सेम ऐसे लिखते हैं और इधर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो इंटू 21 रेशो, ये वाला सेम रखेंगे और इधर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इंटू 25 तो 21 का स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 625। तो कितने की वृद्धि हो गई, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 12 में से 4 गए तो 8, 184 की वृद्धि हो गई 441 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितने बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, तो 41 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर समान दे दिया जाए तो दोनों को हम 1/1 मान लेंगे और ऊपर सेम यही नंबर आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई में दूसरी साइड के दोनों नंबर हो या 3 नंबर, जितने भी नंबर हो वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले नंबर इधर चले जाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई में 12% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि घनाभ का आयतन समान रहे। फिर से समान वाला केस है। तो घनाभ का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ यहाँ पे कितने परसेंट दे रखी है, 12% की वृद्धि, 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25। ब्रेथ भी हमें 12% दे रखी है, ये भी 3/25 हो जाएगी। तो 25 से 3 की वृद्धि होगी, 25 से 28 हो गई, इसमें भी वृद्धि है तो ये भी 25 से 28 हो जाएगी। तो हाइट हमसे पूछिए कि कितने परसेंट की वृद्धि करें कि हमारा वॉल्यूम समान रहे, 1:1 रहे। हमने क्या सीखा था, ये नंबर ऊपर सेम चले जाएंगे, 1 आ जाएगा, इंटू इधर दोनों की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, 28 गुना 28 रेशो, ये नंबर सेम ऊपर चला जाएगा, इधर के दोनों नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 25 गुना 25। तो 28 का स्क्वायर होता है 784 और 25 का स्क्वायर 625। तो पहले वॉल्यूम 784 था, अब 625 रह गया, कितना डिक्रीज हो गया, 14 में से 5 गए तो 9, 7 में से 2 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1, 169 की कमी आई किस पे, 784 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,900 हो जाएगा। तो 15,900 को हम 784 से भाग दे देंगे, इसे हटा देंगे, 784 यहाँ आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देखते हैं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15, 10 में 7 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2, 1 0।
तो 0 बार जाएगा, तो 20 पॉइंट वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम अगर समान दे दें तो रेशो आपको 1:1 लेना है।